हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे क्लास में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग टॉप 15 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सभी लोग जुड़िए। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके, ठीक है। ये जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, 15 क्वेश्चंस का सीरीज है वो भी, ठीक है। पूरे ऑप्शन को डिफाइन करके अच्छे से, तो आप लोग इसको मतलब फास्ट भी करके अगर देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखना हो तो ऐसे पीछे के जितने भी क्लास है यदि आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है 22 नंबर सेशन होगा। तो 22 नंबर सेशन है, उससे पहले वाली जो भी क्लास आपने नहीं देखा है तो सबको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। एक बार पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, जो लोग भी जुड़े हैं लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंडे फीवर अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताना है मंडे फीवर जो है अन्य किस नाम से, एंथ्रोकोस कोसिस के नाम से जाना जाता है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस या बाइसिनोसिस। तो किस नाम से जाना जाता है, एक बार सभी लोग बताएंगे। मंडे फीवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंसर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइसिनोसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए मंडे फीवर का दूसरा नाम जो है ना, बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस क्या है, तो होता है तो एक श्वसन संबंधी बीमारी है। इसमें ब्राउन लंग डिजीज या मंडे फीवर, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, ब्राउन लंग डिजीज, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसे, तो ब्राउन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। हमारा पेन जो है ना थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो गया है, ठीक है, ज्यादा ही मोटा हो गया, इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, तो ब्राउन कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाएगा यहाँ पे, तो ब्राउन लॉन्ग डिजीज, ठीक है। ब्राउन लॉन्ग डिजीज या मंडे फीवर के नाम से जाना जाता है। यह एक पर्यावरणीय बीमारी है जो मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों को होता है, ठीक है। क्या होता है, तो पर्यावरणीय बीमारी जो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं ना उनमें ज्यादा होता है। यह बीमारी कपास, भांग और सन की धूल के संपर्क में आने से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होता है बाइसिनोसिस में, छाती में जकड़न होता है, कफ या बलगम के साथ खांसी होता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। आगे बढ़िए, एंथ्रोसिस, ठीक है, क्या किस, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों का एस्बेस्टोसिस क्या होता है, तो यह एक बीमारी आमतौर पे अभ्रक युक्त उत्पादक जो है ना, अभ्रक से जो बने होते हैं उत्पाद, उनको अत्यधिक या लंबे समय तक उपयोग करने के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। एसबे, ठीक है। और सिलिकोसिस देखने यहाँ पे, सिलिकोसिस कैसे होता है, तो ये भी एक प्रकार की फेफड़ों की बीमारी है। यह सिलिका हाइड्राइड या सिलिका के छोटे छोटे कणों को सांस के जरिए अंदर जब जाता है ना तो ये होता है, ठीक है। एंथ्रोकोसिस क्या होता है, तो कोयले के कण या धूलों के कण के अंदर लेने से, यानी कि जो लोग भी कोयले में रहते हैं तो उनके अंदर जो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कण जाएगा अंदर ना उसके वजह से क्या होगा, एंथ्रोकोसिस, ठीक है। तो चारों समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंडे फीवर का नाम अलग है सारा, ठीक है, जो है ना सांस से होने वाली बीमारी है, ये चीजें ध्यान रखना है। एंथ्रोकोसिस कोयले की धूल के कणों को अंदर जाने से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये कोयले से होगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों का सिलिका हाइड्राइड से होगा, सिलिकोसिस। एंड एस्बो, ठीक है, एस्बेस्टोसिस किससे होता है, तो ये जो अभ्रक युक्त, ठीक है, जो भी उत्पाद होते हैं उनको ज्यादा यूज करने से होता है। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे दीर्घकालीन दस्त रोग का कारण क्या है। दीर्घकालीन दस्त रोग का कारण क्या है, सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, आती परजीवी है, कैंडिडा एल्बिकन्स है, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलो, ठीक है, ट्यूबरकुलाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आती परजीवी जो है ना, ठीक है। आती परजीवी जो दीर्घकालीन दस्त रोग का कारण क्या होता है, यह जो है पाचन नली में रहने वाला एक जीव होता है। यह परजीवी जानवरों के शरीर में दूषित भोजन या पानी के सेवन से या त्वचा के जरिए प्रवेश करता है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे बढ़िए। देखिए कोरियोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ऐसे क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जो कि डिप्थीरिया नाम की बीमारी, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तो डिप्थीरिया होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, इसके कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसके वजह से क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, जो सांस लेने में दिक्कत, दिल का दौरा, पक्षघात और मौत का कारण भी यह बन सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडा, ठीक है, अल्बिकंस जो है आप लोगों का, कैंडिडा अल्बिकंस एक प्रकार का, ठीक है, अवसरवादी रोगजनक खमीर है, जो कि मानव आंतों के वनस्पति का एक सामान्य सदस्य होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो एक जीवाणु है, जिससे क्या होता है, तपेदिक या टीबी होता है, क्या होता है इससे, तो टीबी होता है, ये चीज ध्यान रखना है, क्या होता है इससे, टीबी होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न को देखेंगे, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दहन द्वारा प्राप्त नहीं होने वाला वायु प्रदूषक, यानी कि दहन क्या, तो जलता है ना जो चीज, उससे कौन सा नहीं प्राप्त होता है वायु प्रदूषक, आप लोगों को बताना है, ठीक है, दहन के द्वारा कौन सा वायु प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया जो होता है ना, ठीक है, अमोनिया जो कि दहन के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यह एक तीक्ष्ण गंध वाली दहन, ठीक है, रंगहीन गैस होता है, यह हवा से हल्की होती है तथा वाष्प के घनत्व से ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह अति विषैला होता है, अमोनिया गैस जो होता है ना, अति विषैला होता है, और सभी पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि दहन में पाए जाने वाला वायु प्रदूषक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सभी लोग बताएंगे चकत्तो यानी कि रेसेस की सभी अवस्थाएं एक साथ दिखाई देती हैं, तो किस में दिखाई देगा, आप लोगों को बताना है, चकते जो होते हैं ना, ठीक है, एक साथ किस में दिखाई देते हैं, टाइफाइड में, स्मॉल पॉक्स में, मिजल्स में या चिकन पॉक्स में, तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से एक बार बताइए क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर करिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चिकन पॉक्स में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि चकते रिसेस सभी की सभी अवस्थाएं एक साथ, यानी कि दिखाई तो देखिए चकते तो सभी में दिखाई देंगे, लेकिन सभी अवस्थाओं की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो चिकन पॉक्स में दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स जिसे क्या कहा जाता है, तो छोटी माता, ठीक है, छोटी माता, ठीक है, छोटी माता कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह एक बड़ी तेजी से फैलने वाला वायरल संक्रमण है, इससे त्वचा पर खुजली या छाले जैसे चकत्ते हो जाते हैं, ठीक है, और देखिए जिन लोगों को कभी चेचक नहीं हुआ है या उन्हें टीका नहीं लगा है, तो यह उसमें सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है, जिसमें चेचक चेचक नहीं हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा फैलने वाला होता है। देखिए टाइफाइड क्या है, तो एक प्रकार का गंभीर संक्रमण है, जो कि सोलमोनेला टाइफी किसके का द्वारा होता है, तो सोल सॉरी साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, यह आंत और खून में फैलता है, टाइफाइड बुखार का लक्षण धीरे धीरे, ठीक है, शुरू होता है, और इसमें तेज बुखार होता है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं, ये सभी चीजें ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, पता है ये सभी लोगों को। मिजल्स में देखिए, यह एक वायरल बीमारी है जो कि बहुत ज्यादातर संक्रामक होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो तेज बुखार, आंखों में दर्द, नाक बहना, मुंह के अंदर छोटे छोटे धब्बे, सूखी खांसी, भोजन न करना, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसके लक्षण होते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिफ्थ नंबर बताएंगे, निम्नलिखित सभी कारकों में से इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, ठीक है, क्या महामारी विज्ञान त्रय जिसे कहा जाता है इपिडेमियोलॉजिकल, ठीक है, ट्रायड तो बताना है, में से एजेंट है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजेंट सम्मिलित है, मानकीकृत, ठीक है, मानकीकृत दरें, कारक मेजबान वातावरण, दरें, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, इंसिडेंस, प्रीवेलेंस एवं रोग का ट्रेंड, तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कारक मेजबान और वातावरण जो है ना, ठीक है, कारक मेजबान और वातावरण एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में सम्मिलित होते हैं, यानी महामारी बिगड़ा, ठीक है, महामारी जो होता है ना, एपिडेमिक, ठीक, जिसे कहा जाता है एपिडेमिक, उसे महामारी कहा जाता है, तो इसमें एजेंट, मेजबान और पर्यावरण, यानी कि सेम कहा जा रहा है यहाँ पे, कारक जो कारण जो होता है, मेजबान और वातावरण शामिल होते हैं, ये तीनों कारक मिलकर
बीमारी के प्रसार में योगदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो बीमारी के प्रसार में योगदान करते हैं। जैसे कि कोविड में मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक कारण आया, वायरस आया। ठीक है, और मेजबान काफी लोगों में फैला, और जैसा वातावरण बना रहा, ठीक है, वातावरण के द्वारा फैलता रहा, तो ये सभी चीजें होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, यह क्या कारक क्या होता है, तो यह बीमारी के कारण होता है, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया के कारण होगा। ठीक है, मेजबान क्या होगा, तो वह इंसान या जानवर जो बीमारी के प्रति संवेदनशील होता है। देखिए, पहले वायरस आया, फिर मेजबान के पास आया। ठीक है, फिर वातावरण, ठीक है, इसे वायु, मिट्टी, जल या ठीक है जलवायु परिवर्तन या अन्य कारकों में शामिल होता है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीनों अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए ठीक है, कारण कौन होता है, यानी कि एजेंट भी इसे कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, वायरस आया या बैक्टीरिया आया। ठीक है, कारण हो जाएगा वो, जिसके कारण हुआ। ठीक है, और मेजबान कौन होगा, वह इंसान या जानवर जो बीमारी के प्रति संवेदनशील, यानी कि जिसमें जानवर में फैलता है, मान लीजिए कि मनुष्य में फैलता है। एंड अगला क्या होगा, वातावरण जो है ना, ठीक है, यानी कि वायु के द्वारा कोविड वायरस फैला। ठीक है, वायु में, ठीक है, एक दूसरे को फैला। ठीक है, तो उसे वातावरण समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6ठे नंबर को देखिए, काली खांसी किसके कारण होती है, काली खांसी किसके कारण होती है, तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, पर्टूसिस बेसिलस हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जिसके कारण क्या होता है, तो पर्टूसिस बैक्टीरिया जो होता है, क्या होता है, इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो बार्डेटेला पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। बार्डेटेला पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, तो काली खांसी नामक बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। और यह बैक्टीरिया जो है संक्रमित व्यक्ति के मुंह, नाक और गले में पाया जाता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है आपका, गैर विशिष्ट जीवाणु जनित संक्रमण क्या होता है, तो एक प्रकार का वायरल, ठीक है, वायरल संक्रमण का एक प्रकार है। यह तब वायरल संक्रमण तब होता है जब शरीर में हानिकारक वायरस बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हानिकारक वायरस बढ़ेगा तब। ठीक है, वेरिसोला जोस्टर वायरस जो कि चिकन पॉक्स के कारण बनता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तो चिकन पॉक्स होता है, वेरिसोला, ठीक है, वायरस। एंड देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलस क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बेक्स, ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का यह जीवाणु है। स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है, बेसिलस क्या है, तो एक जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु का प्रजाति है जो कि बेसिलस नहीं होता है, यह गोलाकार बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को इसके बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, तो कुछ प्रजातियां जो है कि श्वसन और आंत पथ में बिना किसी नुकसान के रहती हैं, ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताएंगे, मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को कहा जाता है, तो बताइए सभी लोग क्या कहा जाता है, मेरुदंड के साइड टू साइड वक्रता को, ठीक है, कुबड़ापन कहा जाएगा, पार्श्व कुब्जता, ठीक है, डिस्प्लेसिया या एपीफिसिस। तो सभी लोग जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्श्व कुब्जता कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पार्श्व कुब्जता हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, ठीक है, स्केलियोसिस, ठीक है, अक्सर यौन से, ठीक है, ये क्या होता है, जिसे पार्श्व कुब्जता, जिसे क्या कहा जाता है, तो स्कोलियोसिस कहा जाता है। यह जो है अक्सर यौवन से ठीक पहले ही विकास की गति के दौरान होता है, जब विकास होता रहेगा उससे पहले ही ये होता है, ध्यान रखिएगा, पार्श्व कुब्जता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और कुब्जता, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों का डिस्प्लेसिया दिया गया है ना, डिस्प्लेसिया, तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, तो कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं या विकसित होती हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए एंड क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग शेयर करिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एपीफिसिस क्या है, तो एपीफिसिस क्या है, तो लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाने वाला एक चौड़ा हिस्सा होता है,
ठीक है, यह जोड़ों से जुड़ा होता है और हड्डियों को मजबूत करता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर बताएंगे, ठीक है, कौन सा रोग में प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता है? तो रोग में प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता है, आप लोगों को बताना है। 8वें नंबर का आंसर करिए। तो 8वें नंबर का सभी लोग यहाँ पे बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो कि प्रतिरक्षण दीर्घ स्थायी नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा या जिसे फ्लू कहते हैं, एक संक्रामक वायरस है जो नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या करता है? तो नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करेगा। यह एक श्वसन रोग होता है, ठीक है, श्वसन रोग होता है जो कि हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, काली खांसी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, जिसे कुकर खांसी भी कहा जाता है, खास तौर पे शिशुओं के लिए खतरनाक होता है ये। डिप्थीरिया जिसे गलघोटू कहा जाता है, ठीक है, गलघोटू नाक और गले की एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है डिप्थीरिया को। कंठमाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कंठमाला जिसे मम्स। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। एक बार बताइए 9th नंबर, ठीक है, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया का एक सर्वाधिक सामान्य लक्षण कौन सा है? तो बताइए, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया का एक सर्वाधिक लक्षण बताना है आप लोगों को, कौन सा है इसमें से बताना है। पूर्णता का एहसास होना, ठीक है, श्वसन में कठिनाई होना, या रिफ्लेक्स गेस्टो इसोफेजियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग हाइटल हर्निया तो यह तब होता है जब पेट का ऊपरी हिस्सा ग्रसनी के निचले हिस्सा डायफ्राम से होकर छाती के गुहा में ऊपर की ओर खिसक जाता है, तब होता है क्या? तो हाइटल, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स गेस्ट्रो इसोफेजियल के कारण होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स गेस्ट्रो इसोफेजियल के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना क्या होता है? तो एक पाचन से जुड़ी बीमारी है जिसमें क्या होता है? पेट के एसिड या पित्त की वजह से, ठीक है, खाने की नली की अंदरूनी परत में जलन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स गेस्ट्रो इसोफेजियल में क्या होगा? तो जो खाने की नली होती है उसके अंदरूनी परत में जलन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10th नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा। निरंतर भूख कम हो, तो 10th का क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिए। निरंतर भूख कम होते जाना, तो जो उल्टी होने के तथा गंभीर वजन गिरावट के साथ होता है, तो निम्न किससे संबंधित है बताएंगे? स्टटरिंग से, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिविया नर्वोसा, या पीका से। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे 11 नंबर का, दो प्यूबिस अस्थियां आगे की ओर मिलकर निर्माण करती हैं। तो दो प्यूबिस अस्थियां जो है आगे की ओर मिलकर निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? कोकिक्स का करेगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस का करेगी, ठीक है, सेक्रो कोकिजियल लिगामेंट का करेगा, या सेक्रो इलियक, ठीक है, जॉइंट का करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि किसका करेगा? तो सिम्फाइसिस प्यूबिस का करता है। दो प्यूबिस अस्थियां, ठीक है, आगे की ओर मिलकर क्या निर्माण करेगी? तो सिम्फाइसिस प्यूबिस का निर्माण करेगी। देखिए सिम्फाइसिस प्यूबिस, देखिए एक, ठीक है, उपास्थि युक्त जोड़ है जो कि श्रोणि मेखला में दाएं और बाएं प्यूबिस हड्डियों को बांधने का कार्य करता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12th नंबर बताएंगे, कौन सा प्रसव एक प्राथमिक चिन्ह है? ठीक है, कौन सा प्रसव का एक प्राथमिक चिन्ह बताएंगे? गर्भाशय संकुचन है, माँ द्वारा जोर लगाना, ठीक है, अंतरावच्छी दबाव है, या उदरीय संकुचन। तो कौन सा एक सॉरी प्रसव का एक प्राथमिक चिन्ह है बताना है आप लोगों को, तो जल्दी से बताइए, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर करिए। तो क्या हो जाएगा? गर्भाशय संकुचन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय संकुचन जो है प्रसव की प्राथमिक, प्रसव का एक प्राथमिक चिन्ह है गर्भाशय संकुचन। गर्भाशय की मांसपेशियों का लयबद्ध रूप से सिकुड़ना और ढीला होना होता है क्या? गर्भाशय संकुचन, ठीक है।
और आगे बढ़िए। ये क्या होता है, अंतरावच्छी दबाव क्या होता है, तो किसी तरह पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पैदा करने वाला एक प्रकार का ये दबाव होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गर्भाशय संकुचन हो जाएगा 12th का। आगे बढ़िए 13 नंबर बताएंगे, ओलिगोस्पर्मिया से तात्पर्य है। ओलिगोस्पर्मिया से क्या तात्पर्य है आप लोगों को बताना है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, इन क्लास को शेयर करिए। वीर्य का अभाव, वीर्य में शुक्राणु नहीं, मृत शुक्राणु या 20 मिलियन से कम शुक्राणुओं की संख्या। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, तो किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होना, जिसे क्या कहा जाता है, ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। इसे कम शुक्राणुओं की संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य समस्या है। ओलिगोस्पर्मिया की वजह से गर्भधारण करने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो WHO के अनुसार क्या माना जाता है, तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से कम होने पे इसे ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, 15 मिलियन से यदि कम होगा ना तो उसे ओलिगोस्पर्मिया माना जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, वीर्य का अभाव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, सॉरी क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का 13 का, तो ऑप्शन डी होगा। 20 मिलियन से कम शुक्राणुओं की संख्या को कहा जाता है यहाँ पे ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 मिलियन से कम शुक्राणुओं की संख्या यदि होगी तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए नहीं डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर बताइए, रजो निवृत्ति की औसत आयु सभी लोगों को बताना है। ठीक है, 20 मिलियन से शुक्राणुओं की संख्या कम होगी तो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। यहाँ पे बताइए रजो निवृत्ति की औसत आयु सभी लोगों को बताना है 48। ठीक है, 48 ईयर होगा, 40 ईयर, 45 या 51। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, रजो निवृत्ति का औसत आयु। ठीक है, तो ये क्या माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 51 माना जाता है। रजो निवृत्ति का औसत आयु 51 वर्ष माना जाता है। हालांकि 30 से 50 वर्ष के बीच या उसके बाद कभी भी हो सकता है रजो निवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो जब आपको आखिरी बार मासिक धर्म आता है तो उसे क्या कहा जाता है ये। ठीक है, तो उसे ही रजो निवृत्ति करता है, किसी महिला को आखिरी बार ठीक है मासिक धर्म आएगा तो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। औसत एज पूछा गया है, 51 होता है औसत। चलिए आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नाभि नाल की सामान्य लंबाई बताना है। नाभि नाल की सामान्य लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो फटाफट से आंसर करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर होता है नाभि नाल की सामान्य लंबाई। ठीक है, 50 से 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि कितना होगा, तो 19.6 से लेके 23.6 इंच तक होता है। इंच में यदि आपसे पूछे तो इंच में इतना होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर में आपसे पूछे तो 50 से 60। ठीक है, 50 से 60 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका 15 प्रश्न। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।